हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 142 ब्लॉक 5 यूनिट 15 दैट इज़ इकोनॉमिक कंसर्न्स। तो हम आ जाते हैं इंडियाज़ इकोनॉमिक लैंडस्केप के ऊपर। तो इंडिया की जीडीपी अगर आप देखते हो तो एस्टिमेट लगाया जाता है कि वो इंक्रीज़ हुई 7.2% जो 2017 to 18 में था टू 7% इन 2018 एंड 19। ठीक है, मतलब पहले 7.2% बढ़ी, देन उसके बाद और 7% बढ़ी। ठीक है, और उन्होंने रिटेन किया अपनी पोजीशन को एज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप बेस। ठीक है, अगर ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप बेस में आता है इंडिया। ठीक है, ऑल्सो बेस्ड ऑन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अगर आप देखते हो, ठीक है, तो उनकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशंस भी बढ़ी है। ऑल्सो हायर एजुकेशन एनरोलमेंट वगैरह भी देखने को मिलती है इंडिया में। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि एजुकेशन सेक्टर डिग्रेड हो रही है, देखो भाई मैंने बुक से ही देखी है। ठीक है, ऑल्सो अगर आप मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स वगैरह की बात करो वो इंक्रीज़ हुई है कहीं ना कहीं। जो सर्विस सेक्टर है वो इंक्रीज़ हुई है विथ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में, कंस्ट्रक्शन में, ट्रेडिंग में, ये ऑटोमोबाइल्स में, सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिली है इन द रिसेंट टाइम्स आफ्टर 2017। येट एक तरीके से एक लार्जेस्ट पूल ऑफ पॉवर्टी भी रहा है इंडिया। लेकिन ठीक है, भले ही इतने सारे सेक्टर्स में ग्रोथ हो रही है फिर भी एक पूल ऑफ पॉवर्टी की तरह देखा जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से जो टैरिफ्स वगैरह है, ठीक है, वो अभी तक हाई है। ठीक है, 1% जो वर्क फोर्स है वो एम्प्लॉय करती है। ऑल्सो हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो रही है एट लेस देन 3% ड्यूरिंग लास्ट डिकेड। अगर आप देखते हो लास्ट फर्स्ट डिकेड में अगर आप देखते हो तो उस टाइम पे 3% कहीं ना कहीं लेस देन 3% पे स्टैग्नेट हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो ये अफेक्ट कर रही है इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस। अगर आप बात करते हो तो ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज जो 1947 से 52 तक था, ठीक है, तो इंडियाज़ का जो बीओपी था, ठीक है, डॉलर के साथ अगर आप देखते हो तो वो बहुत एडवांस था। ठीक है, इंडिया और यूएस का अगर आप देखते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे इंडिया के लिए ये रिक्वायरमेंट बन गया था कि वो डीवैल्यू करे अपनी करेंसी को ताकि अपने एक्सपोर्ट वगैरह को प्रमोट कर सके, क्योंकि अगर वो डीवैल्यू नहीं करती तो एक्सपोर्ट वगैरह प्रमोट नहीं हो पाते। ठीक है, ऑल्सो सेकेंड फेज़ अगर आप देखो 1957 तक, तो जो गवर्नमेंट है वो इंक्रीजिंगली अडॉप्ट करती है जो भी लिबरलाइज ट्रेड पॉलिसी होती है। ठीक है, और इम्पोर्ट लाइसेंस जो होती है वो ग्रांट की जाती है और अटेम्प्ट वगैरह हमेशा रहते हैं कि वो कैसे एक्सपोर्ट वगैरह को प्रमोट कर सके इम्पोर्ट को लिबरलाइज करते हुए। ठीक है, जो भी इम्पोर्ट कंट्रोल्स होते हैं उसको लिबरलाइज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, अगर आप थर्ड फेज़ की बात करते हो जो कि 1958 से 75 तक था, तो जो भी ट्रेड पॉलिसीज़ वगैरह थी वो रिव्यू की गई थी। ठीक है, तो रुपये को फिर से एक बार डीवैल्यू किया गया था 1966 में, और जो ट्रेड पॉलिसी है, ठीक है, उसमें डेवलप उसमें अटैम्प्ट की गई थी कि हम डेवलप कर सके एक्सपोर्ट को और इम्पोर्ट को एक्सेसिवली लिबरलाइज कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ऑल्सो ड्यूरिंग द लास्ट फेज़ अगर आप 1975 एंड ऑनवर्ड्स की अगर आप देखते हो तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन का। ठीक है, एक व्यू के साथ कि हम कैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन को सपोर्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिक सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते हो जो भी नेसेसरी गुड्स होते हैं उसको लेके, और एक इंटेंशन था कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन या एक्सपोर्ट प्रमोशंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इनिशियल लिबरलाइजेशन प्रोसेस की आप बात करते हो जो 1985 में हुआ था, उसका मेन अटेम्प्ट था पॉलिसी चेंजेस में कि ओवरऑल सेक्टर में हम चेंजेस करेंगे, ओवरऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी जैसे इंडस्ट्रियल, ट्रेड, फिजिकल एंड मॉनेटरी। ठीक है, तो ये रियलाइज़ करते हुए कि बहुत सारे लिमिटेशंस हैं हमारे रेगुलेटिव प्रोसीजर्स में, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था एक नया मेजर्स 1991 में। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस रिड्यूस किए थे, काफ़ी सारे जो रिस्पेक्टिव सेक्टर्स है उसको ओपन अप कर दिए थे, और काफ़ी सारे जो कंट्रोल्स वगैरह है उसको कम कर दिए थे। इवन जो लाइसेंस राज था हमारा वो ख़त्म हो गया था कहीं ना कहीं उसके बाद से। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ फोकस था जो इंक्लूड की गई थी वो था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी जो थी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो थी, फिजिकल पॉलिसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इस ये एरिया पे हमने फोकस किया था जब हमने लाइसेंस राज एंड की थी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मेजर आप बोल सकते हो जो इंक्लूडेड है जिसमें ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम्स वगैरह लाई गई थी वो था कि हम कैसे सेटअप कर सकते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को, स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उसको कैसे बना सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम कैसे ला सकते हैं, या एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस वगैरह बनाने की बात हुई थी, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, लिबरलाइजेशन ऑफ गोल्ड इम्पोर्ट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और ये सारी चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम की
बात हुई थी, ठीक है, कि वहाँ पे टैरिफ्स वगैरह कम की जाएगी। अगर आप इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की देखते हो तो अंडर WTO जो सिग्निफिकेंस एडवांटेज मिली है इंडिया को, ठीक है, वो है इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होने लग गया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लो होने लग गया था, बहुत सारे हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिलने लगी थी। ऑल्सो इन्वेस्टमेंट बहुत सारे सर्विसेज सेक्टर में भी मिल रहे थे, ठीक है। तो आप डिसएडवांटेजेस भी देखते हो कुछ जो WTO का, तो वो है लॉस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ काफ़ी सारे हमें कम हो गई, ठीक है। काफ़ी सारी जो इंटरनेशनल मार्केट है उन्होंने इन्वेस्ट वगैरह करके अपनी कंपनीज वगैरह खोल ली थी, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ कम थी, कहीं ना कहीं बहुत सारे लॉसेस वगैरह भी हुई थी, ठीक है। ऑल्सो डोमेस्टिक प्राइजेस वगैरह में काफ़ी इफेक्ट हुई थी, इम्पैक्ट हुआ था एम्प्लॉयमेंट को लेके, और डिक्लाइन हुई थी रीजनल ग्रुपिंग्स को लेके, लाइक SAARC की आप देखो, ASEAN की देखो, एंड ये सारी चीज़ों में, ठीक है। तो उस टाइम से काफ़ी ज़्यादा हमारी प्राइजेस वगैरह पे राइज हुई थी, ठीक है, जिसके वजह से हम महंगाई भी काफ़ी हद तक देखते हैं। ऑल्सो जो WTO है आप देख सकते हो वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करती है ओवरऑल डेवलप्ड कंट्रीज़ को, ठीक है, जितने भी डेवलप्ड कंट्री है उसको डोमिनेट, उसके थ्रू डोमिनेट होती है। लाइक US आप देख सकते हो जो एक प्री डोमिनेंट रोल प्ले करता है हमेशा से, ठीक है। तो वो हमेशा से इसी गोल पे फोकस करता है कि अमेरिका फर्स्ट, पहले अमेरिका सब कर लेगा फिर उसके बाद बाकी कंट्रीज़ को दे देंगे वाला चीज़ है, ठीक है। ऑल्सो इस कंटेक्स्ट में इंडिया के पास, मतलब इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो अपने ट्रेड टाइज को जो भी रीजनल पार्टनर्स हैं उनके साथ एक्सपैंड कर सके और एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह निकल के आ सके एंड एक एक्सपोर्ट मार्केट की तरह भी, ठीक है। देन इंडिया वर्सेस ASEAN की अगर आप देखते हो तो इंडिया फोकस करता है एक स्ट्रेंथेंड या मल्टी फैसेट रिलेशनशिप के साथ एशियन कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, उनके लिबरलाइजेशन के बाद, और एक कंटिन्यूसली उन्होंने ये चीज़ को लेके देखा है कि इकोनॉमिक स्पेस कैसे ला सकते हैं, जैसे कि उनका लुकेस्ट पॉलिसी देख सकते हो, एक्टिस पॉलिसी बोल सकते हो, उनका जो कनेक्शन है ओवरऑल वर्ल्ड के साथ उस चीज़ को लेके, ठीक है। ऑल्सो इंडिया ASEAN ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशन की अगर आप देखो तो वो धीरे धीरे बढ़ती आई है, हमेशा से फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की तरह दिखते हैं अभी, ठीक है। तो अगर आप रीसेंट डेवलपमेंट वगैरह का वैक देखो तो जो US है, ठीक है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन्होंने कलेक्टिवली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ASEAN को लेकर दिखाया है, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत चीज़ें जो भी रूल बेस्ड ऑर्डर वगैरह थी उसमें प्रमोट वगैरह की गई है, ठीक है। ऑल्सो जो इंडो पैसिफिक रीजन है जहाँ पे चाइना मतलब अपने मसल्स वगैरह फ्लैगशिप कर रही थी, इन चीज़ों पे भी फोकस की गई थी, ठीक है। ऑल्सो इंडिया और G20 की अगर आप बात करते हो तो इसका मेन एम है कि ये डिस्कस कर सके पॉलिसी, ठीक है, ताकि मतलब जो भी प्रमोशन होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह कैसे ला सके हम और ज़्यादा, ठीक है। इंडिया को कैसे एज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर की तरह लाया गया था G20 में, ठीक है, ताकि वो भी कंट्रीब्यूट कर सके और इन्फ्लुएंस कर सके जो भी रीशेपिंग है वर्ल्ड इकोनॉमिक या फाइनेंशियल ऑर्डर का, ठीक है। इंडिया ऑल्सो परस्यू कर रही थी अपनी एम्बिशंस वगैरह आप देख सकते हो, जो मल्टी प्रोंग एजेंडा को लेके फोकस कर रही थी कि हम कैसे ग्लोबल सरप्लस की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके कैसे डेवलपमेंट वगैरह इंक्लूसिव करवाएंगे और एनर्जी एफिशिएंसी लेके आएंगे, ताकि जो भी ग्लोबल एक्शन है, ठीक है, कि हमें कैसे टेररिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को रिफॉर्म करना है, या करप्शन या जो भी ब्लैक मनी है उसको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इंडिया का जो कोर एजेंडा था वो था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्टेबल फाइनेंशियल मार्केट और ग्लोबल ट्रेडिंग रिजीम्स, ठीक है। तो जो एफर्ट्स वगैरह की गई थी, मतलब एफर्ट्स जो इंडिया का आप देख सकते हो G20 में, वो थी सबसे पहला तो इंडिया एक अच्छा जॉब कर रहा था कि ताकि वो जो भी पॉपुलराइज कर सके जो भी डेराइवेटिव इंस्ट्रूमेंट है एक्सचेंजेस को लेके, ठीक है। दूसरा जो भी इंटरनेशनल बॉडी है उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इंडिया ने एक बहुत अच्छा काम किया है लेबर रिफॉर्म में, ताकि वो अपने वर्कर्स वगैरह को बूस्ट कर सके, ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह, या आप बोल सकते हो जो फीमेल पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज़ कर सके ओवरऑल वर्क फोर्स में, ठीक है। तीसरा इंडिया एक इनिशिएटेड आप बोल सकते हो एक स्टार्टअप की तरह देखा जाता है, जहाँ पे बहुत सारी स्टार्टअप्स वगैरह फैसिलिटेट होती है, एक्सटर्नल बोरोइंग्स वगैरह आप देख सकते हो जो प्रमोट हो रही थी, इनोवेशन वगैरह, या जो एक तरीके से कि हम अपना बिजनेस करेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इनिशिएट हो रही थी, ठीक है। अगर आप इंडिया ट्रेड रिलेशन देखते हो साउथ एशिया से, ठीक है, तो इंडिया कंटेक्स्ट
मोस्ट ऑफ साउथ एशिया एक इंक्रीमेंटल अप्रोच हमेशा अपनाती है कि एक डीपर ट्रेड कोऑपरेशन हो सके, ठीक है, जो कि बहुत पावरफुल हो सकती है रीजन के लिए, या बहुत एक पावरफुल एग्जाम्पल की तरह आ सकती है इन द फॉर्म ऑफ इंडिया श्रीलंका एयर सर्विसेज लिबरलाइजेशन जो आप देखते हो, ठीक है। मतलब एक अगर आप एग्जाम्पल लेके चलते हो तो जो इंडिया श्रीलंका का एयर सर्विसेज लिबरलाइजेशन हुआ था, ठीक है, एयर सर्विस को लेके, या इंडिया बांग्लादेश का जो हुआ था बॉर्डर हार्ट्स को लेके, जो हार्ट्स वगैरह बनी थी, ठीक है, या इंडिया का जो ट्रेड है साउथ एशिया के साथ, वो एक हमेशा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। इनफैक्ट 87% ऑफ द एक्सपोर्ट जो है वो होती रही है रीजन, उस रीजन में, ठीक है। देन अगर आप ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी की बात करते हो तो टू मोस्ट क्रिटिकल जो चैलेंजेस है, ठीक है, वो ट्रेड वॉर के वजह, जो ट्रेड वॉर हुआ था यूएस और चाइना के बीच में, ठीक है, एक साइड में, और दूसरा फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस आई थी इंडिया को लेके कि मतलब कौन सा अपनाना है, ठीक है। तो ये दो मेजर क्रिटिकल चैलेंजेस थी, ठीक है। तो जो भी ट्रेड वॉर आया था, ठीक है, जिसके थ्रू नए टैरिफ हाइक्स वगैरह हुई थी, काउंटर हाइक्स वगैरह होने लगे थे, तो इसकी वजह से बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी में या ट्रेड चैलेंजेस आ गई थी इंडिया के लिए, ठीक है। तो ट्रम्प ने हमेशा से एक्यूज़ किया है इंडिया को कि वो 100% टैरिफ्स यूएस के प्रोडक्ट पे लगाती है, ठीक है। उन्होंने हमेशा से हमें ये चीज़ को लेके ब्लेम करा है कि आप यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% टैरिफ्स वगैरह लगाते हो, ठीक है। और जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी ना उस टाइम पे, यूएस ने उस टाइम पे जो कमेंट किया था ट्रेड रिलेशन को लेके इंडिया के साथ, वो बहुत दूर था, मतलब इज़ फार फ्रॉम फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने जिस तरीके से, जिस लैंग्वेज का यूज़ किया था, जिस तरीके से प्रेजेंट किया था, ठीक है। बट आप मॉरल ग्राउंड, मतलब एक मॉरल ग्राउंड अगर आप देखते हो, ठीक है, इंडिया हार्डली क्लेम कर सकता है कोई भी, अगर मॉरल ग्राउंड पे देखे तो इंडिया कभी भी क्लेम ही नहीं कर पाया इस चीज़ को लेके कि यूएस ऐसे बोल रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं तो बोल सकती हूँ। देन इन जून 2018 इंडिया ने देखा था बहुत सारे इंक्रीज ड्यूटीज़ वगैरह हो गई थी, मतलब जो इफेक्ट में आई थी अगस्त से, ठीक है, बहुत सारे एग्रीकल्चरल, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स पर जो इम्पोर्ट की जा रही थी यूएस से, ठीक है। एक टिट फॉर टैट मूव देखने को मिला था, ठीक है, जब यूएस ने इम्पोज किया था हायर टैरिफ कुछ इंडियन गुड्स के ऊपर, तब इंडिया ने भी फिर वो इम्पोज कर दिया था। मतलब एक आप देख सकते हो कि क्योंकि यूएस ने हमें ब्लेम किया कि हाई टैरिफ्स है, फिर उन्होंने भी कुछ चीज़ पे बहुत हायर टैरिफ्स लगा दी थी इंडियन गुड्स के ऊपर में, ठीक है, जो इंडियन की तरफ से खरीद रहे थे, ठीक है। तो सितंबर में इंडिया ने फिर से इम्पोर्ट टैरिफ रेज कर दी थी, ठीक है, 18 आइटम के ऊपर, और नया टैक्स रिजीम हुआ, या फिर आप बोल सकते हैं नया टैक्स उन्होंने जेट फ्यूल को लेके इंट्रोड्यूस करा था, ताकि जो भी करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको नैरो डाउन कर सके, कम कर सके, ठीक है, जो रुपी का वेट है ना उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सके और ज़्यादा, ठीक है। तो गिवन इंडियाज़, अगर आप प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ आप देखते हो तो जो भी प्रोस्पेक्ट है फुल ब्लोन इंडो यूएस ट्रेड वॉर का, ठीक है, तो वो रूल्ड आउट हो गई थी कहीं ना कहीं, ठीक है। अनटिल नाउ अगर आप अभी के टाइम तक भी देखो तो इंडिया की इकोनॉमी अफेक्ट होती है कहीं ना कहीं एक टिपिड एक्सपोर्ट मार्केट के थ्रू, ठीक है। मतलब जब भी एक्सपोर्ट मार्केट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस होते हैं तो उसमें इंडिया की इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक इफेक्ट होती है। तो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेंटेन करना कि जो भी हमारा ट्रेड एक्सपोर्ट मार्केट है वो मेंटेन रहे। ऑल्सो इंडिया हमेशा से एक्सप्लोर करती आई है अपनी वाइबिलिटी रुपी का या बार्टर बेस्ड जो ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह होती है, ठीक है। ऑल्सो क्रूड ऑयल की जो प्रोड्यूसिंग नेशंस होती है जैसे रशिया और ईरान, उसके साथ कैसे हम एक वाइबिलिटी या एक रिलेशन मेंटेन कर सके कहीं ना कहीं, ताकि रुपी की वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके, ये था, ठीक है। अगर आप इंडिया एट 2030 देखते हो तो इंडिया एक तरीके से एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी या फेवरेबल पॉलिसीज़ वगैरह ऑफ़र करती है, ताकि जो भी की रोल प्ले कर रहे हैं जो भी, ठीक है, मेन एक इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है वो अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंशियल सेक्टर्स वगैरह में। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखते हो तो अमेज़न को देखो, आइकिया देखते हो, आइकिया आई होप आपको पता होगा, आईएफसी की अगर आप बात करें तो ये प्लान कर रहे हैं कि वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में इन द कमिंग ईयर, ठीक है। बहुत सारे रिन्यूएबल या सस्टेनेबल जो एनर्जी प्रोग्राम्स होती है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए ये 3 कंपनीज जो है, जो कि बहुत बड़ी ब्रांड है, अमेजन, आइकिया एंड आईएफसी, ये प्लान कर रही है कि वो कमिंग ईयर्स में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। एडिशनली अगर आप देखो तो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जो है, ठीक है, ये भी सेटअप कर रही है मैन्युफैक्चरिंग बेसिस इंडिया में,
ठीक है। ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटिंग कि इंडिया एक तरीके से एक प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन रहा है, ठीक है, जिस एक सबसे बड़ा जो फॉरेन प्लेयर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट नेशन उभर के आ रहा है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेसिस या अपना एक बिजनेस हब या फिर आप बोल सकते हो सारे जो जिस तरीके से होते हैं कि वो हमें ऐसा प्रोवाइड कर सके, इन्वेस्ट कर सके हमारी कंट्री में, इस चीज़ की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो रिप्लेस करेगी जो 27 ईयर्स पुरानी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ थी उसको रिप्लेस करने की भी चीज़ें चल रही है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का 2030 तक, ठीक है। तो ओवरऑल इस यूनिट में इतना ही था, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन होता है बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नोट्स के लेके आप क्वेरी ग्रुप में जाके मैसेज कर सकते हो और आपको मिल जाएगा पेड वर्जन, ठीक है, अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।